मैं आपको यहाँ कुछ ऐसा समझाने वाला हूँ जिसके बारे में मुख्य धारा में कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक अंदरूनी दृष्टिकोण है, एक ऐसे बड़े आर्थिक मुद्दे पर जिसके संकेत हमें अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। फेडरल रिजर्व से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता, ट्रिगर दब चुका है। और सुनिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जो आने वाला है उसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। मैं प्रोफेसर अर्थ हूँ और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फेड ने असल में किया क्या, ये इतना खतरनाक क्यों था और वैश्विक लिक्विडिटी के लिए इसके क्या मायने हैं। और ये सब कुछ ठोस डेटा और ऐतिहासिक उदाहरणों पर आधारित होगा। तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। चलिए जरा पीछे चलते हैं। असल में फेडरल रिजर्व ने इतिहास का शायद सबसे लापरवाह मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को लगभग जीरो कर दिया और सिस्टम में खरबों डॉलर्स पंप कर दिए। नतीजा, एक एवरीथिंग बबल बन गया। मतलब हर एसेट की कीमत बस आसमान छू रही थी। एक समय ऐसा था जब फेड की बैलेंस शीट लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। सोचकर देखिए, ये कोई सामान्य मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पैमाने पर की गई इमरजेंसी कार्रवाई थी। और समस्या ये है कि जब आप ऐसी कार्रवाइयों को वापस लेने की कोशिश करते हैं तो आपको सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मिलती, आपको मिलता है एक लिक्विडिटी संकट। और यही वो संकट है जिसे फेड ने अब शुरू कर दिया है। जब फेड ने अपनी दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 2 साल से भी कम समय में दरों को 0 से सीधा 5% से ऊपर पहुंचा दिया। ये मॉडर्न इतिहास में सबसे तेज और सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। और इसी आक्रामक कदम ने लिक्विडिटी के जाल को सक्रिय कर दिया है। इसे ड्यूरेशन रिस्क कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ती हैं तो लंबी अवधि की संपत्तियों जैसे बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। अब जिन बैंकों और कंपनियों ने इन एसेट्स में भारी निवेश कर रखा था, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। ये वो अवास्तविक घाटे हैं जो पूरे सिस्टम में छुपे हुए हैं, एक टाइम बॉम्ब की तरह। 2023 में हमने जो रीजनल बैंकिंग संकट देखा था, वो सिलिकॉन वैली बैंक वाला मामला, वो कोई अकेली घटना नहीं थी। वो तो बस शुरुआत थी, एक ट्रेलर था। मार्केट हमें दिखा रहा था कि जब तेजी से बढ़ती दरों के माहौल में ड्यूरेशन मिसमैच होता है तो क्या होता है। और वो समस्या दूर नहीं हुई, बस सतह के नीचे चली गई। और यहां कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हर गंभीर निवेशक की नींद उड़ा देने चाहिए। कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार में 2027 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर के लोन चुकाने हैं। अमेरिकी सरकार बिना मंदी के माहौल में भी सालाना लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का घाटा चला रही है। और राष्ट्रीय कर्ज पर सिर्फ ब्याज का भुगतान जल्द ही सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा, जो भविष्य की खरीदारी की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये वो गंदा राज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फेड पूरी तरह फंस गया है। अगर वे दरें बहुत तेजी से घटाते हैं तो महंगाई फिर से भड़क जाएगी, लेकिन अगर वे दरों को बहुत लंबे समय तक ऊंचा रखते हैं तो वे उसी क्रेडिट संकट और लिक्विडिटी क्राइसिस को शुरू कर देंगे जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आगे कुआं पीछे खाई। अब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि एक असली लिक्विडिटी संकट असल में दिखता कैसा है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। ये सिर्फ शेयर बाजार में गिरावट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए, एक असली लिक्विडिटी संकट का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट का फ्लो, मतलब पैसों का लेन देन, रुकने लगता है। बैंक एक दूसरे को उधार देने से डरते हैं। एसेट्स बेचना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि कोई खरीदारी नहीं होता। ऐसे संकट में सारे कोरिलेशन एक हो जाते हैं, यानी सब कुछ एक साथ गिरता है। स्टॉक, बॉन्ड, सोना, सब कुछ। सिर्फ एक ही चीज सुरक्षित होती है, कैश। अब इस पूरी कहानी में एक और एंगल जोड़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका को डॉलर की वैश्विक मांग से हमेशा फायदा हुआ है। दुनिया भर के देश अमेरिकी ट्रेजरीज खरीदते थे क्योंकि डॉलर एक सेफ हेवन, मतलब एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। लेकिन अब यह सिस्टम भी तनाव में है। जब डॉलर को प्रतिबंधों के जरिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो इसने दुनिया के हर देश को यह दिखा दिया कि डॉलर रिजर्व रखने के साथ राजनीतिक शर्तें भी जुड़ी होती हैं। और इस एहसास ने दूसरे विकल्पों की तलाश को बहुत तेज कर दिया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, खासकर चीन, रूस और भारत, ऐसी रफ्तार से सोने की तरफ जा रहे हैं जो दशकों में नहीं देखी गई, और अमेरिकी डॉलर से दूर हो रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे डॉलर के अवमूल्यन के खिलाफ खुद को बचा रहे हैं, जो एक बड़ा तरलता संकट ला सकता है। यह डॉलर की रिजर्व करेंसी वाली स्थिति के लिए एक सीधी चुनौती है। तो सवाल यह है कि कोई अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है।
मैं 3 ठोस कदम बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। पहला कदम, ड्यूरेशन रिस्क के प्रति अपने एक्सपोजर को बहुत कम करें। इसका मतलब है लंबी अवधि के बॉन्ड और ग्रोथ स्टॉक से सावधान रहना। दूसरा, सोने को एक रणनीतिक बचाव के रूप में गंभीरता से लें। और तीसरा, सबसे जरूरी, कैश और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का एक लिक्विडिटी किला बनाएं। और याद रखिए, कैश रखना सिर्फ डिफेंसिव खेलना नहीं है, ये आपको ऑप्शन देता है। ये तब एक्शन लेने की ताकत है जब दूसरे डर से पंगु हो जाते हैं। 2008 के संकट के बाद सबसे बड़ा अवसर उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास कैश था, जब बाकी सब लोग बेचने के लिए मजबूर थे। तो अंत में सवाल यही है, जब संकट आएगा तो क्या कोई मजबूर विक्रेता होगा या एक तैयार खरीदार? तैयारी करने का समय अभी है, क्योंकि जब संकट की खबर सुर्खियों में आ जाएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इस विश्लेषण ने आपके सोचने के लिए कुछ दिया है तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।